हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और 1 मार्च को मैथ का पेपर है। तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और आज मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हमको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। देखिए, इसका पहले मैं डायग्राम में देखिए, हमारा एक वृत्त है। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या देखिए केंद्र से, ये केंद्र है इस वृत्त का, और यहाँ से परी तक की दूरी क्या होगी हमारी, ये त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। और ये भी त्रिज्या होगी। ओके, और ये चाप जो है इतना, ये जो है इस केंद्र पर कितना कोण, 60 डिग्री कोण अंकित कर रहा है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा वृत्त है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या ये भी और ये भी। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो बन गया हमारा ये इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं करते। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है और 4 मार्क्स में भी आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, आपके 6 नंबर लॉस हो जाएंगे, यानी कि हानि हो जाएगी। देखिए, तो 5r² गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिज्यखंड का। देखिए, अब देखिए इसमें हमें त्रिज्या यानी कि आर कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। कोण कितना है, 60 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 22/7 लेंगे। तो पाई का मान हो गया हमारा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें दी है 21 सेंटीमीटर। 21 आर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर है, इसको हम इसलिए 21 गुणा 21 लिख देंगे। ओके, क्योंकि इसका वर्ग है। तो थीटा, थीटा का मान देखिए कितना है, 60, और बटे में क्या है हमारा 360। अब देखिए यहाँ 7 एकम 7, 7 तिया 21, और एक जीरो से एक जीरो कटा, और 6 कम 6, 6 छंग 36। ओके, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमने काट दिया। देखिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ से ये 22 बचा। 22 गुणा 21, 22 गुणा 21 बटे 2। ठीक है, देखिए ये 22 और यहाँ सब कट गया हमारा, और ये 21, और नीचे के बचे, नीचे बचा हमारा 2। ओके, इस 2 से इस 22 को भी काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 से 22, 11 बार में हमारा कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 11 गुणा 21, इनके आपस में गुणा करेंगे। देखिए कितना आएगा हमारा, 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। हमने जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी कि इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था ये। आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछ लिया था और 6 मार्क्स में भी आ जाता है। जैसे आपको ये अभी 6 मार्क्स में दिया हुआ था, तो मैंने करा दिया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दो अंकों की एक संख्या का योगफल, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, और इन संख्याओं का अंतर 2 है। सॉरी, देखिए संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या हमारी, दो अंकों की एक संख्या। तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या। देखिए दो अंकों की संख्या, इसका इकाई हम मान लेते हैं। माना दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, x। ओके, देखिए दो अंकों की हमारे पास एक संख्या है। देखिए दो अंकों की संख्या, तो उसमें एक ढाई का अंक होगा और एक इकाई का,
जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर ले लें, हम 10 ले लें, तो उसमें ये हमारी दहाई हो जाती है और ये इकाई। ठीक, तो दो अंकों की संख्या का इकाई अंक हमने मान लिया x। तो देखिए दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक बराबर 22। ओके, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x हो गया और दो अंकों की संख्या का दहाई अंक हमने मान लिया 22। ओके, तो देखिए तब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तब संख्या, देखिए चूंकि दहाई है यानी कि इसमें हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। दहाई 10 की होती है, इसलिए हमें 10 बाई, यानी कि हमारी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी तब संख्या x प्लस 10 बाई, सॉरी 10 बाई प्लस x, ये हमारी संख्या होगी तब संख्या। देखिए ये हमारा दहाई अंक हो गया और ये इकाई का अंक। ओके, दो अंकों की संख्या का, देखिए दो अंकों की संख्या, उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक हमने x मान लिया और दहाई का अंक 22। अब चूंकि दहाई जो 10 की होती है, इसमें हमें 22 में 10 से गुणा करनी होगी। देखिए इसमें हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तब ये दहाई मानी जाएगी। ओके, तब संख्या हमारी क्या होगी, 10x प्लस 22। ओके, यही संख्या। अब इसके अंकों को पलट दें, यानी देखिए अब हमारी ये संख्या निकल के आई है, हम इसको पलट दें, यानी देखिए अभी ये संख्या हमारी 10 बाई प्लस एक्स है। अगर हम इसे पलट देंगे यानी तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस 22। देखिए ये संख्या है क्वेश्चन के अनुसार, अगर हम इसको पलट दें तो 10x प्लस 22 यही संख्या हो जाएगी हमारी। और इन, ओके, अब इन दो संख्याओं का योगफल 66 दिया है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए एक संख्या हमारी ये है जो हमें संख्या निकाली हमने। अब पलटने पर पहले देखिए मैं लिख दूं प्रश्न अनुसार, पलटने पर देखिए, उलटने पर, उलटने पर देखिए संख्या क्या हो जाएगी, हम इसको पलट देंगे तो संख्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस 22। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें किया गया है कि इन दो संख्याओं का योगफल 66 है, यानी कि जो संख्या हमारी आई है और इसको हम पलट दें, उन दोनों को जोड़ दें तो 66 के बराबर होता है। यानी देखिए 10 बाई प्लस x और इसमें जोड़ दें हम 10x प्लस 22, तो हमारी जो संख्या होती है वो 66 के बराबर होती है। इन दोनों का योग 66 के बराबर होता है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए क्या होता है, 10 बाई और ये 1 बाई, यानी कि 10 बाई में 1 बाई जोड़ेंगे, हमारे यहाँ से 11 बाई हो जाएगा, और प्लस 10x और 1x 11x, और बराबरी किसके, ये 66 की। ओके, देखिए 10 बाई और 1 बाई 11 बाई, और 10x 1x 11x। ओके, ठीक है, देखिए 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी, तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 11 कॉमन लिए, बाई बचा, प्लस यहाँ से 11 लेंगे तो यहाँ x, और ये बराबर किसके आएगा, हमारे 66 के। ओके, तो यहाँ से 22 प्लस x बराबर आ जाएगा हमारा 66/11। 11 कम 11, 11×66, तो देखिए यानी कि 22 प्लस x बराबर कितना आ गया, 66। 22 प्लस x बराबर यहाँ से देखिए, सॉरी 11×66 यानी कि 6, तो हम 22 प्लस x बराबर कितना आ गया हमारा 6। ओके, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2, यानी कि हमारी जो संख्या है x और y, इसका अंतर कितना है, 2। ओके, अंतर देखिए 2, यानी कि एक संख्या हमने देखी कौन सी बनी थी, y, और दूसरी कौन सी, x। इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2। देखिए अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ओके, अब देखिए हमने चूंकि यहाँ बड़ी संख्या 22 मानी है, क्योंकि दहाई बड़ी होगी इकाई से, आपको पता होगा, और हमने दहाई 22 मानी यानी कि x से बड़ा होगा, इसलिए जो मतलब अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो हमने बड़ी संख्या 22 मानी, इसलिए 22 में से हमने x को घटा दिया, तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि इन दो संख्याओं का अंतर कितना था, 2। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ विलोपन विधि लगा सकते हो, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, ये x से ये x कट जाएगा, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y बराबर 8। ठीक, देखिए जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, ये प्लस है, तो ये दूसरी समीकरण होगी हमारी y माइनस एक्स बराबर 2। ओके, देखिए ये हमारे पास दो समीकरण, हमें दोनों समीकरण जोड़ने,
यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो देखिए हमारा क्या होगा। देखिए पहली समीकरण हमारी क्या है, y प्लस एक्स बराबर कितना 6, ये पहली समीकरण है। दूसरी क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स बराबर कितना है 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर क्या होगा, ये x से x कट जाएगा, x प्लस का और नीचे माइनस का, तो ये आपस में घट जाएगा। देखिए y और y कितना हो जाएगा हमारा 2y, और 2y बराबर कितना होगा 6 2 8। ओके, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 8/2, यानी कि y का मान कितना आया हमारे पास 4। ठीक, देखिए इन दो समीकरण को जोड़ा, अगर आपको थोड़ा वो लग रहा हो ये कैसे काट दी, देखिए अगर आप इस प्रकार से करेंगे, देखिए तो ऐसे y प्लस एक्स और इसमें हमें जोड़ना है, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ना है। समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स, तो देखिए 1 बाई और 1 बाई 2y हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स है, ये माइनस को तो ये आपस में कट जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये किया। ओके, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब देखिए x का मान निकाल लेते हैं हम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, ओके देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी, y प्लस एक्स बराबर 6, समीकरण हमारी 1 है। इसमें हम y का मान रख देंगे। y देखिए y बराबर कितना होगा 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस x बराबर 6। अब इस 4 को हम उधर ले आते हैं तो x बराबर 6 माइनस का 4, तो x बराबर वापस कितना आया 2। तो x और y हमने इन दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम संख्या ज्ञात करते हैं, हमें जो संख्या बतानी है वो देखिए कितनी है। देखिए y बराबर हमारे पास आया 4 और x बराबर 2। ठीक, देखिए y को हमने क्या माना था, 2.5 का अंक। जैसे देखिए y का मान अगर मैं यहाँ रख दूं और इसकी मुझे 10 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 2.5 का अंक है, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा, देखिए बाई और इसमें जब मैं 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा मेरा 42। यानी कि जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी 42। अगर हम इसको पलट दें, ठीक है, यानी कि जो हमारी ये संख्या आएगी, हमारा जो आंसर है वो 42 है। क्योंकि देखिए संख्या हमारी एक्चुअल में संख्या क्या थी, ये थी। देखिए एक्चुअल में संख्या क्या थी हमारी, ये 10x प्लस वाई, तब संख्या ये थी। ओके, अब देखिए यहाँ बाई का मान में कितना रखा 4, 10 चौक 40 हो जाएगा, और इसमें प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा, एक्स का मान कितना 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42। ओके, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब इसके अंकों को पलट दें, यानी कि देखिए 2 को यहाँ ले आए, 4 को यहाँ, यानी कि 24 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को जोड़े तो इसका योगफल 66 के बराबर आएगा। जैसे देखिए 42 प्लस 24 करोगे आप तो 66 के बराबर आएगा, 2 2 4 और 2 6। बस, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा बाई का मान। देखिए संख्या पूछी तो संख्या हमारी क्या होगी 42। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप साथ साथ नोट करते भी जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है। देखिए एक हमारे पास मंदिर है, इस मंदिर की जो हमें ऊंचाई दी है वो कितनी दी है 15 मीटर। ये मंदिर हमारा कुछ मान लिया हमने, इसकी हमें ऊंचाई कितनी दी है 15 मीटर। ओके, और एक सड़क के दूसरी ओर यानी कि इस साइड एक क्या हमारा भवन है। ठीक, देखिए एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई हमें 15 मीटर दी हुई है, और एक सड़क के दूसरी ओर यानी कि इस तरफ एक भवन है हमारा। ठीक है, ये हमारा भवन हो गया कुछ। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है मंदिर के शीर्ष से, देखिए ये इसका मंदिर, मंदिर तो हमारा ये है, तो ये देखिए इसको क्या माना हमने मंदिर, और ये क्या हमारा भवन जो सड़क के दूसरी ओर यानी कि दाईं साइड लगा हुआ है। तो देखिए ये मंदिर का शीर्ष हो गया, ये मंदिर का पाद बिंदु जो भूमि को बिंदु स्पर्श कर रहा है, यानी कि जमीन पर, उसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, और जो ऊपर है उसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष, देखिए ये मंदिर का शीर्ष ये हो गया, भवन का शीर्ष ये होगा, ऊपर को जो है। ठीक है, तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष, यानी कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण,
देखिए उन्नयन कोण अगर वस्तु को हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसको हम इधर मिला देंगे, 30 डिग्री है। कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण हमारा कितना है? 30 डिग्री, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए भवन के पाद का अवनमन कोण, देखिए भवन के हमारा ये भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु ये होगा। देखिए भवन हमारा ये है, इसका पाद बिंदु वो जो जमीन को बिंदु स्पर्श कर रहा हो, यानी कि ये वाला, ये बिंदु जमीन को, भूमि को स्पर्श कर रहा है, तो हमारा ये पाद बिंदु होगा। तो भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, वो अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का शीर्ष होगा, इसके शीर्ष से जो भवन का पाद बिंदु है उसका उन्नयन कोण कितना दिया हमें? अवनमन कोण, सॉरी, देखिए अवनमन कोण दिया, यानी कि कोण हमारा कुछ यहाँ बनना होगा, क्योंकि अवनमन कोण है तो यहाँ बनेगा हमारा 45 डिग्री। ओके, अवनमन कोण है तो अवनमन कोण हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ बना होगा, कितना? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए उन्नयन, अभी ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों में चित्र बनाना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और 6 नंबर में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने डायग्राम बना लिया आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये मिटा देता हूँ। अब मैं इसका देखो नामकरण कर दूं, इसको मैं ए दे दूं नाम, इसको बी, और ये सी हो जाएगा, और ये डी, और ये ई। ठीक, देखिए अगर चित्र में आपको कुछ प्रॉब्लम एक बार फिर बताता हूँ। देखिए ये हमारा एक 15 मीटर ऊंचा मंदिर है, और मंदिर के शीर्ष से, और ये हमारा एक भवन है। ठीक है, सड़क के दूसरी साइड लगा हुआ है। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष, ये मंदिर का शीर्ष, भवन के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण 45 डिग्री तो ऊपर बना है, और ठीक है, क्योंकि अवनमन कोण हम वस्तु को यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, और 45 डिग्री कोण पर वो झुकाकर देख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कोण, और यानी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो यही 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए हमारी, ठीक है, ये 15 मीटर ईडी और ये बीसी बराबर होगा, यानी कि ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? भवन की ऊंचाई। भवन देखिए हमारा ये, यानी कि हमें इसमें एसी ज्ञात करना है, एसी की ऊंचाई। ठीक है, भवन की ऊंचाई ए से सी तक भवन की ऊंचाई इतनी, तो हमें इसे ही ज्ञात करना है। वैसे हमें दी हुई है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3। ठीक है, हमें लाना है, अगर मतलब भवन की ऊंचाई 5 प्लस रूट 3 आती है तो हाँ इतनी है, मतलब सिद्ध कीजिए। देखिए तो अब इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है EDC, और एक त्रिभुज दिख रहा है ABE। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE यानी कि ये वाला त्रिभुज 30 डिग्री से 30 डिग्री कोण बनना है। ओके, तो त्रिभुज EDE में, सॉरी ABE में tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा लंब और कण का अनुपात होता है। ठीक है, सॉरी लंब और आधार का अनुपात होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए इसमें लंब हमारा ये होगा, यानी कि जो ए बी भुजा है इसको हम लंब बोलेंगे, और जो ई बी भुजा है इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है ना? लंब बटे आधार। और थीटा देखिए कितना दिया है? थीटा यानी कि ये कोण कितना दिया है इसके लिए? 30 डिग्री। अगर इस वाले त्रिभुज की देखें तो हमें थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब देखिए कितना हो गया हमारा? ए बी। ओके, बटे आधार, आधार कितना हो गया? बीई। tan 30 का मान कितना होता है? देखिए आपको त्रिकोणमिति मान होते हैं, यानी कि tan 30, tan 45, tan के तो खास कर आना चाहिए, tan 30, 45, 60 इनका तो आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 का मान जो होता है हमारा 1/√3 होता है। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ए बी बटे में ई बी के। ठीक है, देखिए बी की इसमें हम क्रॉस गुणा कर देंगे, बी की गुणा 1 से हो जाएगी, तो बी ई बराबर हो जाएगा A B√3। बी की 1 से गुणा हुई और √3 की ए बी से, तो बी बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारा?
बी बराबर आ गया ए बी रूट 3, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ई डी सी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, ओके। देखिए इसमें भी हम tan थीटा लगाएंगे। देखिए हम tan थीटा ही क्यों लगाना है, अगर हमें लंब और आधार से संबंधित बात चाहिए, जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ लंब दिया हो, हमें आधार निकालना है, तो tan थीटा लगाएंगे हम, ठीक है। तो tan थीटा और क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। अगर हमें इसमें कर्ण दिया हुआ रहता है कि हम इसमें कर्ण ज्ञात कीजिए कि ये वाली भुजा, तो हम साइन लगाते, कोई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसलिए हम tan थीटा लगाएंगे, हमें लंब और आधार का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज ई डी सी में tan थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। इसके लिए हमें थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया है 45 डिग्री। देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 45 डिग्री। और इसके लिए लंब, देखिए लंब तो ये होगा हमारा ई डी, यानी कि ई डी क्या हो गया लंब, ई से डी तक क्या हो गया ये लंब। और देखिए आधार कितना है इसमें, ये आधार हो गया हमारा, आधार हो गया डी सी, डी सी, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है पता होना चाहिए वैसे आपको, एक, ठीक है। तो tan 45 का मान हो गया हमारा एक, और बराबर ये हमारा ई डी बटे में डी सी, ओके। और हाँ देखिए ईडी का मान तो हमें दिया है, ये ईडी ये तो हमें 15 मीटर दी हुई है, यानी कि ईडी की जगह हम रख सकते हैं, देखिए ईडी हमें दी है कितनी 15 मीटर। तो ईडी बराबर क्या रख सकते हैं हम 15 मीटर, ठीक है, यानी 15 रख सकते हैं ईडी की जगह, क्योंकि ईडी हमें 15 दी हुई है। अब डीसी की गुणा 1 में कर देंगे, तो डीसी बराबर आ जाएगा 15, ओके। देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब इसमें हमारा ईडी, और ईडी हमें 15 मीटर दिया हुआ है, तो ईडी की जगह हमने 15 रख दिया, बटे में डीसी, डीसी हमें निकालना था, tan 45 का एक रखा, डीसी गुणा 1 में गई, तो डीसी बराबर हमारा कितना आ गया 15 मीटर, ठीक है। यानी कि जो आधार हमारा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 15 है, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, हमें जो एक्चुअल में जो ज्ञात करना है वो ए सी यानी कि भवन की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए ए सी में हमें ए बी सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात है 15 मीटर की है, लेकिन अगर हम इस ए बी को निकाल लें, यानी कि इस ए बी को निकाल लें और इन दोनों को फिर जोड़ दें, यानी कि ए बी और प्लस बी सी कर दें, तो हम भवन की ऊंचाई निकाल कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या निकालें, हम ए बी का मान निकालेंगे। अब देखिए जो ये डीसी है और ये बीई है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, डीसी जो है वो बीई के बराबर होगा। ये डीसी जो है, यानी कि जो ये भुजा है और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। देखिए ये भी हमारा क्या है मंदिर है, और ये हमारा क्या भवन है, ये मंदिर है ये भवन है, ठीक है। ये मंदिर से भवन के बीच की दूरी, और ये भी मंदिर से भवन के बीच की दूरी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। जो डी से सी तक की दूरी है ये भी मंदिर से भवन के बीच की दूरी है, और जो ई से बी तक की दूरी ये भी मंदिर से भवन के बीच की दूरी है। इसलिए यानी कि ये डीसी और बीसी, डीसी और बी दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि जो मेरा है बी है, इसकी जगह में मैं डीसी रख सकता हूँ, ठीक है। बी की जगह कितना रख सकता हूँ मैं डीसी, और डीसी वाला मुझे कितना दिया है 15, यानी कि बी की जगह में कितना रख सकता हूँ 15। अगर डीसी 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये भी दूरी है वो इन दोनों के बीच की, और ये भी दूरी, तो ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो ये कितना 15, यानी कि अगर इसमें देखो तो बी बराबर में कितना रख सकता हूँ 15, ठीक है। तो यहाँ लेके मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में डीसी का मान रखने पर, डीसी का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए डीसी बराबर कितना दिया है, तो डीसी बी और डीसी आपस में बराबर है, तो इसकी मैं बी की जगह रख सकता हूँ 15, ठीक है। तो 15 बराबर ए बी इंटू में √3, ठीक है। देखिए ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 15 बटे में √3, ठीक है। ये √3 इसकी डिवाइड में चला गया, और √3 नीचे इसका परिमेय कर देंगे, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ए बी बराबर आ जाएगा 15 √3 बटे में, √3 की √3 से गुणा होगी तो कितना हो जाता है हमारा 3, ठीक है। देखिए ये √3 की √3 से गुणा करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर रूट में सेम नंबर हो उनकी गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 यानी कि 3 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया हमारे पास 5 √3, ठीक है। तो देखिए हमने ए बी यहाँ से निकाल लिया, ए बी बराबर हमें कितना आ गया 5 √3, यानी कि जो इतनी भुजा है, यानी कि इसकी लंबाई हमारी कितना है 5 √3, ठीक है।
अब देखिए एक्चुअल में हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना ए से सी तक की, ए सी ज्ञात करना है, ए से सी तक की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी, यानी कितना ऊंचा हमारा भवन है, ठीक है। तो हमें ए सी ज्ञात करना है। देखिए तो ए सी ज्ञात करना है, देखिए ए सी बराबर हमारा क्या होता है, ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। देखिए ए सी है, ये ए सी है, इसको मैं ए बी प्लस बी सी, यानी कि मैं इतना और इतना जोड़ दूंगा। देखिए इतना और इतना जोड़ूंगा तो ये ए सी के बराबर होगा, इसको मैं यानी कि ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस का बी सी, ठीक है। देखिए तो ठीक है, यानी कि ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी अभी हमने निकाला है, ए बी कौन अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 5√3 प्लस बी सी, बी सी अभी हमने निकाला कितना, 15, तो ये हमारा 15, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, इस 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, तो 5 हमारा कॉमन आ गया। और देखिए यहाँ से 5 कॉमन लिए तो हमारा यहाँ √3 बचेगा, प्लस अब ये 15 है, इसमें से देखिए हमारा ये 5 कॉमन चला है, कितना बचा, 3 बचा, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें इसे ही यही सिद्ध करना था, ठीक है। हमें जो एक्चुअल में सिद्ध करना था वो यही सिद्ध करना था कि जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, ये है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ मिला है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा इसकी जो सिद्ध करनी थी ऊंचाई वो ये है, यानी कि हम इस भवन की ऊंचाई जो कितनी है वो कितनी है, 5 3 प्लस √3, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ अलग, ए सी बराबर हमें कितनी दी है, 5 3 प्लस √3, ठीक है। ये हमारी क्या है, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई जो हमें सिद्ध करनी थी कि ये है, ठीक है। तो ये है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगले पार्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन और लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिएगा, जय हिंद।